जय गुरु जी, संगत जी, जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी। गुरु जी के चरणों में मेरा कोटि कोटि प्रणाम सारे संगत परिवार को। जय गुरु जी। संगत जी, आज जो सत्संग मैं आप सभी के साथ शेयर कर रहा हूँ, ये इतना स्पेशल सत्संग होने वाला है कि आज आप जो भी गुरु जी से मांगेंगे इस सत्संग को पूरा सुनने के बाद, वो आपको ज़रूर मिलेगा। आज इस सत्संग को जिसने भी पूरा सुन लिया, उसके भाग्य संवर जाएंगे, उसके दिन बदल जाएंगे, उसकी किस्मत बदल जाएगी, उसका लेखा बदल जाएगा, उसके सारे बुरे कर्म कट जाएंगे। आज ये सत्संग जिसको भी मिल रहा है, जो भी इस सत्संग को सुन रहा है, उसके घर में खुशियाँ ही खुशियाँ होंगी, सारे कष्ट कट जाएंगे। आज उन हर सवालों के जवाब आपको मिलने वाले हैं जो आप कई दिनों से गुरुजी से कर रहे थे। सारा कन्फ्यूज़न दूर हो जाएगा, जो भी आप मांगोगे वो सब कुछ मिलेगा। लेकिन सारी चीज़ें टिकी हुई हैं सिर्फ एक बात पे कि आप कितने भरोसे के साथ सत्संग सुनते हो, और जो भी आप सत्संग में सुन रहे हो उसको अपनी लाइफ में आप कितना उतार रहे हो। अगर आज आपने सत्संग को ध्यान से सुना, सारे शब्दों को फॉलो किया, तो आपकी लाइफ पूरी चेंज हो जाएगी। इसमें तो कोई शक की बात ही नहीं है कि सत्संग हमारे पास जो भी आते हैं उसका सीधा कनेक्शन होता है हमारे साथ। कोई ना कोई ख़ास बात होती है जिसकी वजह से हमें सत्संग मिलते हैं, तो हमें कभी भी सत्संग को मिस नहीं करना चाहिए। कहते हैं जो भी सत्संग सुनता है या सुनाता है, दोनों को गुरु जी की ब्लेसिंग्स मिलती है। तो चलिए आज हम और आप दोनों ध्यान में लीन होके गुरु जी को याद करके इस सत्संग को स्टार्ट करते हैं। पूरा सुनेंगे संगत जी। आज पूरा जो टाइम है हमारा, ये इस पल को हम गुरु जी को समर्पित कर देते हैं। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। संगत जी, यह सत्संग हमारे साथ प्रीति आंटी जी ने शेयर किया है। आंटी जी कहती हैं, जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। मैं अपना सत्संग गुरु जी के मंत्र जाप से स्टार्ट करती हूँ। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। संगत जी, 2018 तक मेरी फैमिली में सब कुछ ठीक था, सब कुछ नॉर्मल तरीके से चल रहा था। मेरे हस्बैंड बहुत अच्छा कर रहे थे कारोबार में, सब कुछ परफेक्ट था। एक परफेक्ट फैमिली थी, सारे रिश्तेदारों के बीच में हमारी इमेज काफ़ी स्ट्रॉन्ग थी। मतलब जैसे एक नॉर्मल लाइफ चल रही होती है ट्रैक पे, वैसे हमारी लाइफ चल रही थी संगत जी। फिर 2019 के लास्ट के बाद की बात है, पता नहीं क्यों मेरे हस्बैंड ने अचानक से बहुत ज़्यादा ड्रिंक करना स्टार्ट कर दिया। पहले भी करते थे बट बहुत लिमिट में करते थे, या फिर कोई ऐसा स्पेशल ओकेशन होता था तब करते थे। लेकिन 2019 के लास्ट की बात है, अचानक से उन्होंने बहुत ज़्यादा ड्रिंक करना स्टार्ट कर दिया। ड्रिंक करने की वजह से उनके लीवर में बहुत प्रॉब्लम्स होने लगी, और भी बहुत सारे हेल्थ इश्यूज़ होने लगे। उनको शुगर हो गई, अचानक उनकी किडनी में भी बहुत इफ़ेक्ट हो गया, इन्फेक्शन हो जाता था बार बार किडनी में। डॉक्टर ने बहुत बार चेतावनी दी कि अगर अब ड्रिंक करना बंद नहीं किया तो बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम हो जाएगी, हो सकता है कि किडनी में मेजर इश्यूज़ हो जाएं। अभी तक बात इन्फेक्शन तक की थी। मैंने मेरे हस्बैंड को बहुत समझाने की कोशिश की, लेकिन नशे की लत एक ऐसी लत है, अगर एक बार लग जाती है तो उसको छोड़ना बहुत मुश्किल हो जाता है। हम हर दिन इसी बारे में बात करते थे। कई बार मेरा मेरे हस्बैंड के साथ झगड़ा हो जाता था, और शराब के नशे में वो पता नहीं मुझे क्या क्या बोल देते थे, जिससे मेरी ही आत्मा दुखी हो जाती थी। कभी कभी लगता था कि मैं ही घर छोड़ के चले जाऊं, लेकिन फिर बाद में मुझे समझ में आता था कि ये तो नशे में बात कर रहे हैं, और अगर मैं भी ऐसा करती हूँ तो उनमें और मुझ में फ़र्क क्या हो जाएगा। फिर घर को टूटने में कितना ही टाइम लगेगा, एक रात की बात है, मैं भी चले जाऊँगी। मेरे बच्चों का क्या होगा, उनको कौन देखेगा। मेरी एक बेटी थी जो कि सिर्फ 19 साल की थी, और मेरा बेटा 21 साल का था। दोनों का कैरियर सामने था। मुझे मेरी बेटी की शादी भी करनी थी, लेकिन इनके नशे की लत की वजह से मुझे ऐसा लग रहा था कि आगे जाके हमारी समाज में क्या इज्जत होगी, जब सबको ये बात सब पता चलेगी कि इस तरीके से हमारे घर का माहौल है, सब कुछ कैसे होगा। मैं बहुत टेंशन में रहने लगी थी। पति मेरे ड्रिंक करते थे, लेकिन स्ट्रेस मुझे होता था। घर का एक व्यक्ति जो घर संभालता है, अगर वो किसी ऐसी आदत में पड़ जाए
या बीमार पड़ जाए तो घर की औरत को बहुत कुछ झेलना पड़ता है, सारी तकलीफ़ें उसके सामने आके खड़ी हो जाती हैं। उसके बाद जो मेरे ससुराल वाले थे, मेरे सास ससुर और जो भी रिश्तेदार थे, कई बार मुझे ताने मारते थे कि तुम घर नहीं संभाल पा रही हो, तुम समझा नहीं पा रही हो, एक पत्नी चाहे तो सब कुछ कर सकती है, ऐसा वैसा बहुत सारे ब्लेम्स करते थे। पर संगत जी, इसमें हम औरतों की क्या गलती है? अगर पति बाहर से ड्रिंक करके आ रहा है और वो अपने घर को खुद ही नहीं देख रहा है, खुद ही नहीं समझ रहा है, तो उसमें औरत की गलती क्या होगी? ये बात कोई नहीं समझ सकता कि एक घर को पिरो के रखने में, उसको संभालने में एक औरत का बहुत बड़ा हाथ होता है। अगर वो घर ना देखे ना संभाले तो घर टूट के बिखर जाता है। उस समय पे मेरी स्थिति ऐसी थी कि मेरे पास सपोर्ट तो किसी का था ही नहीं, उल्टा मैं बहुत सारी प्रॉब्लम्स तो झेल ही रही थी। मेरे हस्बैंड की तबीयत ख़राब थी, फाइनेंशियल इश्यूज़ भी स्टार्ट हो गए थे इस वजह से। ऊपर से ये सारी बातें, तो एक मेंटल इशू होने लगा था मुझे, मैं बहुत टॉर्चर फील करने लगी थी, बहुत ज़्यादा हेडेक होने लगा था। मतलब मुझे मेरे बच्चों को भी देखना है, पति को भी देखना है, घर भी सँभालना है, उसके बाद जो फाइनेंशियल इश्यूज़ हो रहे थे, वो भी सामने आके खड़े हो जा रहे थे, तो दिमाग बिल्कुल काम करना बंद कर चुका था। और अब ऐसे कंडीशन में पहुँचने के बाद हमेशा इंसान सिर्फ़ एक ही काम करता है कि मंदिरों में जाके वो हाथ जोड़ता है, भगवान के सामने प्रार्थना करता है कि सब कुछ ठीक कर दो। इसके अलावा कोई रास्ता नहीं रह जाता, क्योंकि लोगों से तो मदद मांग के देख ली थी, कोई सामने नहीं आ रहा था। मेरे घर वालों ने, जो मेरे मायके के लोग हैं, उन्होंने मेरे हस्बैंड को बहुत समझाने की कोशिश की, लेकिन उन पे किसी भी बात का फ़र्क नहीं पड़ रहा था। पता नहीं क्या हुआ, 2019 के लास्ट की बात है, दिसंबर की। उसके बाद उनको पता नहीं कौन सी ऐसी लत लगी कि अब वो उसको छोड़ ही नहीं पा रहे थे। रात होती थी, बस उनको एक ही जगह दिखाई देती थी, वहाँ उनको जाना है, वहाँ से ड्रिंक करके घर पे आना है और घर पे झगड़े करने हैं। ये हमारे घर का रूटीन बन चुका था। धीरे धीरे समय बीतता गया, मेरे पति की तबीयत दिन ब दिन ख़राब होती जा रही थी, जिसकी वजह से उन्होंने अपने पूरे बिज़नेस को बंद कर दिया। हमारा ढाबे का काम था आउटर साइड में, तो वहाँ पे पहुँचने के लिए आधा घंटा लगता था और वहाँ से आने के लिए भी आधा घंटा लगता था हमारे घर पे। तो सिचुएशन ऐसी हो गई थी कि कभी कभी तो मैं जाके ढाबे पे बैठती थी, लेकिन वहाँ का माहौल लेडीज़ों के लिए सही नहीं था। वहाँ पे बहुत सारे ट्रक ड्राइवर्स और जो भी बसेस वगैरह वाले आते थे, वो सब आके रुकते थे, खाना खाते थे, तो मुझे वहाँ का माहौल सही नहीं लगता था। तो मैंने फिर जाना बंद कर दिया, और मेरे भाई जो हैं वो भी मुझे मना कर रहे थे कि ऐसा तुम मत करो, ये रिस्की है, जिसकी वजह से मैंने वहाँ जाना तो छोड़ दिया और मैं संभाल भी नहीं पा रही थी वो बिज़नेस। तो तबीयत ख़राब होते होते सारे पैसे दवाइयों में लगते जा रहे थे, जो भी आमदनी हो रही थी सारी घुसती जा रही थी दवाइयों में, तो कुछ समझ में तो आ ही नहीं रहा था कि आगे क्या करना है। देखते ही देखते कोरोना का टाइम आ गया, कोरोना की वेव आ गई, जिसमें मेरे पति को कोरोना हो गया और उनकी हालत बहुत ज़्यादा गंभीर हो गई। उस टाइम पे हमें हॉस्पिटल में एडमिट करने के लिए बेड भी नहीं मिल रहा था, किसी तरीके से कुछ जुगाड़ लगा के उनको बेड मिला और उनकी तबीयत दिन ब दिन गंभीर होती जा रही थी। मैं सिर्फ भगवान शिव के सामने जाके रो रही थी और मैं उनसे प्रार्थना कर रही थी कि भगवान मेरे पति को बचा लो, जो कुछ भी है, जैसा भी है, आगे जो कुछ भी होगा, लेकिन अभी प्लीज़ आप मेरे पति की जान बचा लो, उनको ठीक कर दो। संगत जी, पति कैसा भी हो, चाहे कितनी भी बुरी आदतें क्यों नहीं हो, चाहे वो कुछ भी बोले, लेकिन एक पत्नी के लिए अपने सुहाग से ज़्यादा बढ़कर कुछ नहीं होता है। मैं हर तकलीफ़ झेलने के लिए तैयार थी, पर मैं चाहती थी कि मेरे हस्बैंड ठीक होकर घर वापस आ जाएं, और भगवान शिव ने मेरी प्रार्थना सुनी भी। 20 से 22 दिन के बाद वो बिल्कुल ठीक हो गए और घर पर आ गए। 20 दिन वो हॉस्पिटल में एडमिट थे, क्योंकि ऑलरेडी ड्रिंक करने की वजह से उनकी पहले से ही बहुत तबीयत ख़राब रहती थी। कोविड होने की वजह से उनके अंदर बहुत वीकनेस हो गई थी, तो हमें 20 दिन लग गए थे। 20 दिन वो एडमिट थे, 20 से 21 दिन रहे होंगे कुछ, और 21वें दिन के बाद जब अपन घर पे आए तो उन्होंने मुझसे प्रॉमिस किया कि अब मैं ड्रिंक नहीं करूँगा। उन्होंने पूरी तरीके से कंट्रोल करने की कोशिश की, क्योंकि वो जो स्थिति उन्होंने अपने आँखों से देखी थी, तो हमने तो सफ़र किया था, लेकिन उन्होंने झेला था उसको, उस बीमारी को, उस वीकनेस को, उस माहौल को। तो उनको भी बात समझ में आ रही थी कि ड्रिंक करने से मेरी बॉडी में क्या हो गया है, मैं कितना वीक हो चुका हूँ, और उन्होंने कंट्रोल करने की कोशिश की। 1 महीने तक उन्होंने ड्रिंक नहीं की।
संगत जी आदत इतनी बुरी थी कि एकदम से छोड़ने के बाद, मतलब डॉक्टर ने तो कहा था कि एकदम से नहीं छोड़ना चाहिए था, कभी कभी ये रीज़न होता है, पूरी तरीके से श्योर नहीं थे वो। लेकिन एकदम से पता नहीं क्यों उनके ड्रिंक छोड़ने के बाद उनकी बॉडी में और वीकनेस पैदा होने लगी और करीबन 2 महीने के बाद उनको पैरालिसिस हो गया। लेफ़्ट साइड का पूरा पोर्शन काम नहीं कर रहा था बिल्कुल भी, वो बोल भी नहीं पाते थे, बोलने में बहुत लड़खड़ाते थे। उनका ट्रीटमेंट चल रहा था, ट्रीटमेंट में बहुत ज़्यादा पैसे खर्च हो रहे थे, बहुत ज़्यादा फाइनेंशियल इश्यूज़ पहले से ही थे। हमें हमारी शॉप बंद करनी पड़ी, शॉप का जो भी सामान था हमने वो सेल कर दिया था और वो सारे पैसे ट्रीटमेंट में खर्च हो गए थे। मेरे घर में मेरी बेटी थी जिसकी मैंने अभी तक शादी नहीं की थी, मेरे बेटे का पूरा कैरियर सामने था, उसकी पढ़ाई सामने थी, सब कुछ मतलब करना बाकी था। और ऐसे में मेरे पति का इस कंडीशन में चले जाना और उसके बाद हमारा बिज़नेस का बंद हो जाना, मेरे लिए तो संकटों का पहाड़ टूट गया था। और मैं एक अकेली औरत सब कुछ ये सब झेल रही थी जिसको किसी का भी सपोर्ट नहीं था। संगत जी, परेशानी के टाइम पे कोई काम नहीं आता है। जब आपके अच्छे दिन होते हैं तो सब आपके साथ होते हैं, लेकिन जब आपके बुरे दिन स्टार्ट होते हैं तो सब कोना पकड़ने लगते हैं, सब साइड होने लगते हैं, किसी न किसी रीज़न को दे के वो आपसे पीछा छुड़ाने लगते हैं। जिनके साथ आपके बहुत अच्छे संबंध हैं ना, उनके साथ भी आपके संबंध ख़राब हो जाएंगे, क्योंकि वो ये सोचने लगते हैं कि कहीं हमने इससे ज़्यादा बात की तो कहीं ये हमसे हेल्प ना मांग ले। उस टाइम ने हमें सिखाया कि कौन अपना है, कौन पराया है, कौन साथ देने वाला है, कौन पीछे हट जाने वाला है। बहुत ही मुश्किल वक्त चल रहा था। मेरे जो बेटा था वो पढ़ाई कर रहा था, अभी मुझे उसकी पूरी स्टडीज़ करानी थी, बहुत ही मुश्किल टाइम चल रहा था। ऐसे में मेरी बेटी को जब मैं देखती थी तो मुझे बहुत टेंशन होती थी, क्योंकि आप समझ सकते हैं कि जब लड़की बड़ी हो रही होती है तो सबसे ज़्यादा टेंशन उसी की होती है कि जवान लड़की है घर में और हमें उसका सब कुछ करना ही था कैसे भी करके। ऐसा करते करते किसी तरीके से 1 साल तक गाड़ी आगे बढ़ी। अभी भी कोरोना का संकट टला नहीं था, क्योंकि ये पूरा 2 साल का जो समय था बहुत ख़राब था। इस बीच में मेरे एक रिश्तेदार के थ्रू हमें हमारी बेटी के लिए एक रिश्ता आया। हालांकि उसकी एज नहीं थी, मैं उसको और ज़्यादा पढ़ाना चाहती थी, लेकिन मेरे एक रिश्तेदार ने मुझसे कहा कि रिश्ता बहुत अच्छा है, लड़का बहुत अच्छा है, उसके पास अपना खुद का कैटरिंग का बिज़नेस है, सब कुछ बहुत अच्छा है, और तुम्हारा वक्त ख़राब है, पता नहीं आगे क्या होगा क्या नहीं, तो तुम्हें अपनी बेटी की शादी कर देनी चाहिए। मैंने उनसे 2 दिन के लिए सोचने का टाइम लिया, क्योंकि मैं बिल्कुल जल्दी से कोई डिसीज़न नहीं लेना चाहती थी। जब मैंने 2 दिनों तक इस बात पे विचार किया तो मुझे समझ में आया कि शायद ये एक सही डिसीज़न है, क्योंकि जब मैं अपने हस्बैंड को देख रही थी तो मुझे साफ समझ में आ रहा था कि इसको अभी बहुत टाइम लगने वाला है। अगर परिस्थितियाँ ठीक होनी है तो उसमें बहुत ज़्यादा समय लगेगा। पैरालिसिस का अटैक था, इतनी जल्दी ठीक नहीं होना था, डॉक्टर ने कहा था एक लंबा समय लगने वाला है। और मेरा बेटा भी कहीं कुछ काम तो अभी कर नहीं रहा था, उसकी भी पढ़ाई चल ही रही थी। तो मुझे लग रहा था कि अगर अभी कोई अच्छा रिश्ता है और बहुत अच्छी फैमिली है तो इस स्टेप को मुझे ले लेना चाहिए। मेरा दिल कह रहा था कि मेरी बेटी की एज अभी कम है, अभी मुझे उसकी शादी नहीं करनी चाहिए। लेकिन मेरा दिमाग मुझसे कह रहा था कि अगर मैं शादी कर देती हूँ तो कम से कम उसकी एक लाइफ तो मेरे घर में सिक्योर हो जाएगी। तो फिर बहुत सोचने के बाद मैंने हाँ कर दी, और उसकी शादी करनी थी। पैसे तो थे नहीं संगत जी, तो मैंने अपने घर को गिरवी रख दिया और मैंने उसकी शादी की। और मैंने अपने घर को किसी बैंक को गिरवी नहीं रखा था, मैंने किसी पर्सन से पैसे लिए थे, जिसके बदले में मैंने अपनी प्रॉपर्टी के पूरे जो डॉक्यूमेंट्स होते हैं उसको दिए थे। और मैंने उससे 2 साल का टाइम लिया था, और फिर मैंने उस पैसों से मैंने मेरी बेटी की शादी की, क्योंकि उस समय मुझे लग रहा था कि अगर मैं इसकी लाइफ सेव कर देती हूँ तो एक बहुत बड़ी टेंशन भी कम हो जाएगी और कम से कम एक लाइफ सिक्योर हो जाएगी। और बेटे का क्या है, वो थोड़ा बहुत कुछ काम करके भी अपनी स्टडीज़ कर लेगा। उसकी शादी हमने कर दी। 2 साल के बाद
जब मैं उसके पैसे वापस नहीं दे पाई तो हमारे बीच में बहुत सारे झगड़े हुए, क्योंकि वो कोई बैंक तो थी नहीं कि जिसको किस्तों में पैसे दे दो या कुछ। मैं उसको इंटरेस्ट पे कर रही थी, लेकिन किसी भी तरीके से मैं उसके पैसे नहीं दे सकती थी। हमारा समय इतना ज़्यादा ख़राब था, जो मैं घर में थोड़ा बहुत काम करके सिलाई कढ़ाई वगैरह करके कर रही थी, उससे सिर्फ हमारा घर चल रहा था। मेडिकल का भी मैं क्या बताऊँ, थोड़ा बहुत मैं मेरे मायके से सपोर्ट लेके कुछ ना कुछ करके, मतलब मेरे घर की गाड़ी सिर्फ खिसक रही थी, ज़िंदगी कट रही थी, हम कैसे भी जी रहे थे। समय बहुत बुरा था। मैं उसके पैसे जब नहीं दे पा रही तो हमारी बहुत लड़ाई हुई, और फिर लास्ट में उसने मुझे बोला कि घर खाली कर दो। संगत जी, ऐसी स्थितियाँ हुई कि मुझे सच में घर खाली करना पड़ गया, और घर के बदले में उसने मुझे कुछ पैसे दिए और मैंने घर खाली कर दिया। और उस स्थिति में वो पैसे भी मुझे ज़्यादा लग रहे थे। जब मुझे उसने ये डील दी कि तुम थोड़े पैसे और ले लो और घर खाली कर दो, उस समय मैं बहुत ज़्यादा परेशान थी, मुझे पैसों की ज़रूरत थी। शायद ये मेरी ज़िंदगी की सबसे बड़ी गलती थी, लेकिन मैंने पैसे लेके फिर घर खाली कर दिया और फिर मैं रेंट पे रहने लगी। कुछ टाइम कैसे तैसे हमने उस रेंट वाले घर में निकाला। फिर जब लॉकडाउन ख़त्म हुआ, कोरोना चले गया, रिस्क ख़त्म हो गया, तो मेरे बेटे ने स्टडीज़ कंप्लीट करने का फ़ैसला किया, और वो पार्ट टाइम जॉब कर रहा था एक स्टोर में और अपनी स्टडीज़ भी कर रहा था। हम इंतज़ार कर रहे थे कि जल्दी इसकी पढ़ाई कंप्लीट होगी और कोई अच्छी नौकरी मिलेगी तो हम लाइफ में थोड़ा आगे जा पाएंगे। लेकिन इस बीच में बहुत प्रॉब्लम हो रही थी, मेडिकल, घर का खर्चा, रेंट वगैरह सब कुछ देने में। जो पैसे हमें थोड़े बहुत मिले थे वो अब तक ख़त्म हो चुके थे। अब हमारी ऐसी स्थिति थी कि हम रेंट भी नहीं पे कर पा रहे थे, और हमारा जो ओनर था वो नहीं चाहता था कि हम उस घर पे रहें। तो एक दिन उसने बात का बतंगड़ बना के हमारे साथ बहुत झगड़ा किया, जिसकी वजह से वो घर हमें छोड़ना पड़ा। और फिर हम एक दूसरे घर में मतलब ट्रांसफ़र हुए। जब वहाँ पे हमने सेटल किया, तो दूसरे घर में जहाँ हम सेटल हुए थे वहाँ के ओनर वहीं नीचे रहते थे। हमें एक फ्लोर ऊपर में 2 रूम्स मिले थे रहने के लिए सिर्फ, और एक छोटा सा किचन था, मतलब छोटा सा एकदम फ्लैट टाइप का था। वहाँ पे हम रह रहे थे। कम पैसे होने की वजह से हम रेंट ज़्यादा अफोर्ड नहीं कर सकते थे, और वो एरिया भी बहुत अच्छा नहीं था। लेकिन जो नीचे फैमिली रहती थी, जो ओनर की फैमिली थी, वो गुरुजी को बहुत मानती थी। मतलब वो गुरुजी के बहुत बड़े भक्त थे, उनका एकदम नितनेम पक्का था। वो गुरुजी को इतना मानते थे कि उन्होंने घर भी हमें गुरुजी की आज्ञा से दिया था। हमें ये बात पहले नहीं पता थी। हमने जब वहाँ रहना स्टार्ट किया तो कहते हैं कि जहाँ पे गुरु की संगत होती है, जहाँ पे गुरु का वास होता है, वहाँ पे ऑटोमेटिकली पॉजिटिव वाइब्स क्रिएट होने लगते हैं। मतलब एक वातावरण चेंज हो जाता है। तो जब वहाँ पे हमने रहना स्टार्ट किया तो हमने देखा कि 3 महीने में मेरे पति की हालत में, अभी तो मैं गुरुजी से जुड़ी भी नहीं थी, लेकिन 3 महीने में मेरे पति की हालत में बहुत अच्छे सुधार होने लगे। उनकी तबीयत में बहुत फ़र्क आने लगा, दवाइयाँ असर करने लगी थी, बहुत इम्प्रूवमेंट था। इम्प्रूवमेंट ऐसा था कि पहले वो बहुत ज़्यादा तोतला कर बोलते थे, तो थोड़े थोड़े उनके वर्ड्स क्लियर होने लगे थे। पहले बिल्कुल भी मूवमेंट नहीं कर पाते थे, अब वो थोड़ा उठ के बैठ जाते थे, थोड़ा सा देख पाते थे, समझ पाते थे। तो बहुत ज़्यादा इम्प्रूवमेंट था उनकी तबीयत में। और 3 महीने के बाद जब मेरे बेटे, मतलब मेरा बेटा तो जॉब कर ही रहा था संगत जी, तो सीन ये हुआ कि पहले उसको बहुत कम पैसे मिलते थे, लेकिन वो जिस स्टोर में जॉब कर रहा था मेडिकल के, तो वो बहुत जगह पे उनकी कुछ डिलीवरीज़ करना चाहता था। तो डिलीवरीज़ करने जाता था तो वहाँ के किसी एक स्टोर ने उसको थोड़ी अच्छी सैलरी में जॉब ऑफ़र किया। तो हमारे लिए वो थोड़ी अच्छी सैलरी भी बहुत ज़्यादा थी कि कुछ तो खर्चा निकलेगा और ज़्यादा। तो मैंने मेरे बेटे को बोला कि वो जॉब तुम्हें कर लेनी चाहिए, और फिर उन्हें स्टोर शिफ्ट कर दिया। स्टोर टू स्टोर चेंज हुई थी नौकरी, कोई ऐसी बहुत बड़ी कंपनी नहीं थी, लेकिन थोड़े पैसे ज़्यादा मिल रहे थे तो मुझे सही लगा उस समय पे हमारी कंडीशन देख के। तो उसने जॉब स्विच किया और वहाँ जॉब करने लगा। वो 2 बजे से लेके रात के 10 बजे तक काम करता था, और सुबह के टाइम पे वो जो भी टाइम था कॉलेज वगैरह और अपना पढ़ाई वगैरह करता था। बट वो भी बहुत ज़्यादा स्ट्रगल कर रहा था।
बेटी की शादी मैं कर चुकी थी, वो एक अच्छी फैमिली में थी तो उसकी टेंशन कुछ नहीं थी। बट थोड़ी सी हमारी जो कह सकते हैं 100 में से 25-30% हमारी कुछ तकलीफ़ कम हुई थी उस घर में शिफ्ट होने के बाद। और अभी तक मैं गुरुजी से नहीं जुड़ी थी। सिर्फ़ गुरुजी जहाँ पे थे, जहाँ पे जिस घर में उनका स्वरूप था, जहाँ पे उनका नितनेम होता था, वहाँ पे मैं रहती थी और इतने मेजर चेंजेस हुए मेरी लाइफ में। फिर एक दिन रेंट लेने के लिए वहाँ की ओनर हमारे ऊपर हमारे पोर्शन में आई। कभी वो पहले नहीं आती थी, हमेशा मैं जाके उनके घर में रेंट देती थी उनके हस्बैंड को। लेकिन उनके हस्बैंड किसी काम से आउट ऑफ स्टेशन गए थे, तो वो आई थी हमसे रेंट लेने के लिए। तो वो हमारे यहाँ पे बैठी हुई थी, तो उन्होंने हमारे हस्बैंड के बारे में पूछा, बहुत अच्छे से हमसे बात की। जिस घर में मैं पहले रहती थी वो तो कभी हमसे अच्छे से बात भी नहीं करती थी, लेकिन ये लेडी से मिलके ऐसा लगा जैसे कोई अपना मिल गया हो। और हो भी क्यों ना, वो गुरुजी की संगत परिवार का हिस्सा थी, तो उनके अंदर दया और करुणा तो झलक रही थी जैसे। तो उन्होंने बहुत हमसे सारी बातें की, बहुत देर तक वो हमारे साथ बैठी हुई थी। हमारी सारी कंडीशन जान लेने के बाद, सारी बातें जान लेने के बाद, हमारे बारे में जान लेने के बाद, उन्होंने अपने पर्स से गुरुजी का एक स्वरूप निकाला और वो मुझे दिया। और उन्होंने कहा कि इनको आप अपने मंदिर में रखिए और रोज़ इनकी आप पूजा करिए, इनसे प्रार्थना करिए, देखिएगा आपकी लाइफ में सब कुछ अच्छा होने लगेगा। और वो हमेशा अपने पर्स में एक स्वरूप ज़रूर रखती थी। तो उस दिन वो लकी डे था हमारा कि गुरुजी हमारे घर में पहली बार आए। वो एक दिन मैं कभी नहीं भूल सकती कि जो पहला दिन था जब मैं गुरुजी महाराज से जुड़ी थी, उस दिन पहले दिन उन्होंने वो स्वरूप दिया। उसको मैंने उनके कहे अनुसार अपने मंदिर में, जहाँ पे मैं पूजा करती थी, वहाँ पे विराजमान किया। और मैं पूजा करती थी तो मैं उनकी भी पूजा करती थी, उनसे मैं प्रार्थना करने लगी। संगत जी, उनको विराजमान करने के बाद और उनसे प्रार्थनाएं करने के बाद मेरी लाइफ में मैजिकल रूप से धीरे धीरे चेंजेस होने लगे। मतलब सब कुछ ठीक ठीक हो रहा था। पहले का समय था कि हर दिन कुछ गलत होता था, और अब जो समय चल रहा था हर दिन थोड़ा ही सही लेकिन कुछ ना कुछ अच्छा हो रहा था। जब मेरी उनसे बातचीत होने लगी रेगुलर बेसिस में, तो वो बातों बातों पे गुरुजी की कृपा के बारे में हमें बताती थी। वो बताती थी कि कैसे सत्संग सुनवा के लोगों के बड़े बड़े कष्ट काट देते थे गुरुजी, कैसे बड़े बड़े रोग काट देते हैं। उनके बारे में जानने के बाद मेरी उत्सुकता बढ़ती गई और फिर मैंने भी घर पे गुरुजी के सत्संग सुनना स्टार्ट कर दिया। सारी चीज़ें मुझे धीरे धीरे पता चली, जल प्रसाद के बारे में, लंगर प्रसाद के बारे में, वो सब कुछ मैंने अपने घर पे करना स्टार्ट कर दिया। धीरे धीरे करके एक एक परसेंट करके मेरी लाइफ में सब कुछ ठीक होता चला गया। अब लाइफ में बहुत ज़्यादा कुछ तो नहीं था मेरे पास, लेकिन एक अच्छी चीज़ ये थी कि पहले जो भी पैसे आते थे वो सारे दवाई में चले जाते थे, और चले जाने के बाद भी मेरे पति में कोई इम्प्रूवमेंट नहीं होता था। मेरा बेटा स्ट्रगल कर रहा था लेकिन खुश नहीं होता था। मेरे बेटे के व्यवहार में थोड़ा चेंज आया, वो अपनी लाइफ को एक्सेप्ट करके आगे बढ़ रहा था। उसके अंदर एक कॉन्फिडेंस बिल्ड हो रहा था कि वो आगे जाके कुछ बड़ा करेगा। वो आके घर पे बोलने लगा था मुझे कि मम्मी देखना, बहुत जल्दी मेरी नौकरी लगेगी और सब कुछ ठीक हो जाएगा। तो एक पॉजिटिव चेंज था उसके अंदर, और मेरे पति में भी बहुत पॉजिटिव चेंजेस थे। वो खुद उठने की कोशिश करने लगे थे, खुद की कोशिशें कर रहे थे। देखिए क्या होता है, जब इंसान बीमार हो जाता है ना, तो उसकी हिम्मत टूट जाती है। वो खुद कोशिश नहीं करता उस अवस्था में, लेकिन गुरुजी का साथ मिलने के बाद मेरे हस्बैंड ने खुद कोशिश करना स्टार्ट कर दिया था। वो कोशिश करते थे कि मैं जल्दी इम्प्रूव करूँ, तो उनकी इच्छा शक्ति बढ़ गई थी, जिसकी वजह से उनकी बीमारी धीरे धीरे करके ठीक हो रही थी अंदर ही अंदर। बहुत ज़्यादा चेंजेस नहीं थे लेकिन बहुत चेंजेस थे, मेरे लिए बहुत ज़्यादा थे। तो लाइफ में एक स्मूथनेस आ चुकी थी गुरुजी के आशीर्वाद से। मैं अपने हस्बैंड को गुरुजी के सत्संग सुनाती थी, जिससे उन्हें बहुत खुशी मिलती थी। वो भी हाथ जोड़ के उनसे प्रार्थना करते थे लेटे लेटे। मेरा बेटा भी गुरुजी को बहुत मानने लगा था। मेरा पूरा परिवार गुरुजी की संगत बन चुका था, और हम अब एक ऐसा परिवार बन चुके थे जो नाम जाप करते थे, सत्संग सुनते थे। हमारी पूरी आत्मा मानो बदल गई हो, ऐसा लगता था कि हम कोई और व्यक्ति बन चुके हैं। जो ज़िंदगी हम पहले जी रहे थे वो कष्ट में थी,
और हम बहुत दुखी थे। और अब जो हम ज़िंदगी जी रहे थे इसमें हमें कष्टों से लड़ने के लिए हिम्मत मिल रही थी और हम खुशी को महसूस करने लगे थे। गुरुजी महाराज ने हमें बहुत बड़े बड़े कष्टों से बचाया। उस हालत में जब गुरुजी हमें मिले तो हो सकता था अगर वो हमें न मिलते और हम उनके संगत परिवार का हिस्सा ना बनते तो आगे जाके पता नहीं और क्या क्या बुरा हो सकता था, लेकिन उन्होंने संभाल लिया, जिसके लिए उनका अनंतम अनंतम कोटि कोटि लख लख बार शुक्राना। संगत जी, मैंने गुरुजी से बहुत प्रार्थना की कि मेरे बेटे को सक्सेसफुल बनाना, उसको एक अच्छी नौकरी मिल जाए जिससे हमारी दिक्कतें ख़त्म हो जाए, क्योंकि वही एक सहारा था। और मेरे हस्बैंड धीरे धीरे करके अभी भी रिकवर कर रहे हैं, काफ़ी हद तक उन्होंने किया है, लेकिन अभी पूरी तरीके से वो रिकवर नहीं कर पाए हैं। लेकिन अभी कुछ टाइम पहले ही मेरे बेटे की एक बहुत अच्छी नौकरी लगी। मेरी प्रार्थनाएं गुरुजी ने सुनी, उन्होंने हमें कष्टों से बचाया, उसके लिए अनंतम अनंतम शुक्राना। मेरे बच्चे को अच्छी जगह पे जॉब लगवाने के लिए गुरुजी का अनंतम अनंतम कोटि कोटि लख लख बार शुक्राना। अब वो घर को अच्छे से संभाल रहा है। हमारी कंडीशंस पहले से बहुत ज़्यादा बेटर हो चुकी हैं। मैं गुरुजी को शुक्राना करने के लिए बहुत दिनों से सोच रही थी और सडनली अभी कुछ दिन पहले बहुत सारे मैसेजेस आ रहे थे कि तू शुक्राना नहीं कर रही, तू शुक्राना कर, तेरे साथ अच्छे से भी अच्छा होगा। तो गुरुजी की आज्ञा से, उनके आदेश अनुसार मैंने अपना शुक्राना सत्संग आप सभी के साथ शेयर किया है। संगत जी, अब मेरा बेटा बहुत अच्छी पोजीशन में है, अच्छी जॉब कर रहा है और होप है कि आगे जाके भी गुरुजी महाराज जो करेंगे बेस्ट करेंगे हमारे लिए। अभी हम उसी घर में रहते हैं। गुरुजी से प्रार्थना है कि वो हमें खुद का घर ब्लेस करें ताकि हम अपने नए घर में सत्संग करें। आज के लिए मैं बस यहाँ पे अपने सत्संग को विराम देती हूँ। कोई भूल चूक हो गई हो तो माफ़ कर दीजिएगा। गुरुजी का अनंतम अनंतम कोटि कोटि शुक्राना, एक संगत का इतना अच्छा परिवार देने के लिए, हमें बुरे वक्त से बाहर निकालने के लिए और हमें खुशियाँ देने के लिए, हमें एक सपोर्ट देने के लिए, एक ताकत देने के लिए गुरुजी का अनंतम अनंतम कोटि कोटि शुक्राना। और प्रार्थना है कि गुरुजी जो भी ये सत्संग सुन रहे हैं उनको ब्लेस करें, जो सत्संग सुना रहे हैं उनको भी ब्लेस करें और वो अंग संग रहें हमारे, हमेशा ऐसे ही हमें संभाले रखें। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। बहुत बहुत शुक्रिया आंटी जी, इतना ब्लिसफुल सत्संग शेयर किया आपने, बहुत बहुत शुक्रिया। और मुझसे आपका सत्संग सुनाने में कोई गलती हो गई हो तो उसके लिए मुझे माफ़ कर दीजिएगा। गुरुजी से प्रार्थना है कि वो सदैव आपके साथ ऐसे रहें, आपके अंग संग रहें, आपकी रक्षा करें, आपके पूरे परिवार को ब्लेस करें और अंकल जी को जल्दी से हेल्थ ब्लेस कर दें, वो जल्दी से ठीक हो जाएं। गुरुजी से मेरी यही प्रार्थना है। आप सभी के साथ वो हमेशा इसी प्रकार से रहें, आपको ब्लेस करते रहें। संगत जी, कितना प्यारा सत्संग है बताइए। एक बहुत इम्पोर्टेंट मैसेज मिला है, जहाँ पे गुरुजी का वास होता है, जहाँ पे वो विराजमान होते हैं, वहाँ पे अपने आप बरकत होने लगती है, वहाँ पे अपने आप सब कुछ ठीक ठाक होने लगता है, कंडीशन अच्छी होने लगती है। क्योंकि वहाँ पे कोई भी नितनेम कर रहा होता है ना, तो उसका प्रभाव होता है, वहाँ पे ब्लेसिंग्स होती हैं। देखिए कैसे उस घर में जाने के बाद उनके साथ सब कुछ अच्छा होने लगा। ये एक बहुत बड़ा मैसेज है, समझने वाले को समझ में आ रहा होगा कि जहाँ पे गुरुजी के नितनेम होते हैं, जहाँ पे गुरुजी की संगत होती है, वहाँ पे कुछ बुरा हो ही नहीं सकता। धीरे धीरे करके सब कुछ ठीक होता है, ओवर द नाइट नहीं होता है, लेकिन धीरे धीरे करके अगर आपको विश्वास हो जाए, आप मानने लगो, आपके मन में गुरुजी आ जाए, तो सब कुछ एकदम बढ़िया हो जाएगा। बस थोड़ी सी विश्वास करने की बात है, विश्वास करिए, सब कुछ पॉसिबल है। संगत जी, गुरुजी महाराज की एक बहुत बड़ी शिक्षा मिली इस सत्संग के थ्रू हमें कि जब हम गुरुजी को विराजमान अपने घर में कर लेते तो निगेटिव वाइब्स अपने आप घर से बाहर निकल जाती हैं, सब कुछ पॉजिटिव होने लगता है, बुरा समय धीरे धीरे ख़त्म होने लगता है। तो बस आप मंत्र जाप करो, पॉजिटिवली सोचो और गुरुजी की मतलब वहाँ पे स्वरूप रख के प्रार्थना करना स्टार्ट कर दो। धीरे धीरे सब कुछ बिल्कुल ठीक हो जाएगा। और ये स्पेशल मैसेज है उनके लिए जिनका वक्त ख़राब चल रहा है, तो प्लीज़ करिए, आप नाम जाप करिए, वही सब कुछ है और कोई रास्ता नहीं है। परेशानी के वक्त में परमात्मा से जुड़ जाओ, अपने आप आत्मा तृप्त हो जाएगी, सब कुछ ठीक होने लगेगा, सब कुछ एकदम बढ़िया हो जाएगा। थोड़ा सा विश्वास करके बैठो,
समय निकालो और गुरु जी की आराधना करो, नाम जाप करो, फिर बताना कि चेंजेस हुए या नहीं हुए। संगत जी, अगर आपको भी अपना सत्संग शेयर करना है, डिस्क्रिप्शन में मेल आईडी है और व्हाट्सएप नंबर भी है। आपको जैसे सही लगता है, कंफर्टेबल लगता है, आप अपने सत्संग को शेयर करिए। मैं उसे गुरु जी के चैनल पे शेयर कर दूंगा और हमने गुरु जी का ग्रुप भी बनाया, तो अगर आप ऐड होना चाहते तो वहाँ भी ऐड कर दूंगा, आप मैसेज कर दीजिएगा। और मुझे इंतज़ार रहेगा कि आप समय निकाल के अपने सत्संग ज़रूर शेयर करेंगे और मुझे सेवा करने का मौका देंगे। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। मैं गुरु जी के मंत्र जाप से सत्संग को विराम दे रहा हूँ। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। संगत जी, ऐसे ही प्यारे प्यारे सत्संग सुनने के लिए गुरु जी के चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन नोटिफिकेशन को ऑन कर दीजिएगा, ताकि आपको सत्संग के अपडेट्स मिलते रहें। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी।